दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में एक एग्जाम्पल करना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को करने का हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम समझ सकें कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और उसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है, राइट, और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9.1 कुछ इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टील रॉड है हमारे पास जिसकी हमें लंबाई दे रखी है 1 मीटर, यानी कि एल की जो वैल्यू है वो 1 मीटर दे रखी है और उसकी रेडियस दे रखी है 10 मिलीमीटर। अब जो रेडियस है वो आप ऊपर से नापोगे, याद रखना, ठीक है। तो ऊपर से जो आर है उसकी वैल्यू 10 मिलीमीटर दे रखी है, लेकिन हम इसे एसआई यूनिट में लाएंगे, यानी कि 10⁻⁻2 मीटर। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमें एक ही तरीके की यूनिट रखनी है, एसआई यूनिट, राइट। अब इसके बाद ये कह रहा है कि इसके ऊपर 100 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लग रहा है। मुझे कैसे पता चला कि टेंसाइल फोर्स लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेच वर्ड का यूज हो रहा है। याद रखना कि आपको स्ट्रेच या कंप्रेस वर्ड दिखे तो समझ जाना कि टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स की बात हो रही है और वहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। अब आप कहोगे कि आएगा तो लेंथ में चेंज, तो ये पता करने की क्या जरूरत है? वेल, आपको इसका डायग्राम बना के दिखाना है। याद रखना, डायग्राम बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम देखते एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसको क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो इसको हम सीरियसली चेक करें। ये भी एक साइकोलॉजी होती है एग्जामिनर की, तो इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 100 किलो न्यूटन का। तो हम ये मान के चलेंगे, ये चीज़ आपको लिखनी है, हम ये मान के चलेंगे कि एक जो एंड है उसका रॉड का, उसको तो हमने क्लैम्प कर दिया है, यानी कि एक तरीके से जोड़ दिया है, और ऊपर से फोर्स लग रहा है जिसको खींच रहा है। ठीक है, तो अब ये तीन चीजें पूछ रहा है हमसे। पहला, इसके अंदर लगने वाला स्ट्रेस। दूसरा, इलोंगेशन यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी। और तीसरा, स्ट्रेन कितना होगा, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमें कैलकुलेट करना है। और इसने हमें यंग मॉड्यूलस की वैल्यू दे रखी है। याद रखिए, जो हुक्स का लॉ था उसके अंदर जो के था ना, के यहाँ पे यंग मॉड्यूलस है, क्योंकि लेंथ में चेंज आ रहा है, मैंने आपको बताया था यंग मॉड्यूलस के बारे में। तो यंग मॉड्यूलस की वैल्यू ये दे रखी है आपके सामने। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एरिया में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं या प्रेशर कहते हैं, लेकिन ये अंदर की तरफ से अप्लाई होता है। हम तो बाहर की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अंदर की तरफ से खींचता है। ठीक है, तो एफ अपॉन ए, एफ की वैल्यू है 100 किलो न्यूटन हमें दे रखी है। ए की वैल्यू में निकालनी है एरिया। एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हमें वैल्यू रखनी है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि ये किलो में है। ठीक है, अपॉन में नीचे जो वैल्यू आएगी 3.14 मल्टीप्लाई बाय जो रेडियस हमें दे रखा है कितना है, 10⁻⁻2 मीटर है, तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ नीचे जो वैल्यू 10⁻⁻2 दे रखी है, इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब इसको सॉल्व करोगे तो 3.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि माइनस में है, यानी कि मीटर स्क्वायर नीचे है। तो इतना स्ट्रेस है जो अंदर की तरफ से इस रॉड पे लगेगा, यानी कि ऊपर फोर्स लग रहा है और नीचे इतना स्ट्रेस इसको खींच रहा है अपनी जगह पे। ठीक है, बात करते हैं दूसरी चीज जो कि है इलोंगेशन। अब इलोंगेशन क्या होगी कि एल तो है, इसकी लंबाई 1 मीटर तो है, लेकिन फोर्स लगाने के बाद जो उसके अंदर चेंज आया है एल के अंदर, वो होगा डेल्टा एल। अब डेल्टा एल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए सिंपल है, हमें पता है कि हुक्स का लॉ क्या था, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू में के मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। यहाँ पे के की जगह मैंने वाई लिख दिया है क्योंकि यंग मॉडुलस है। तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? एफ अपॉन ए इज इक्वल्स टू में वाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल अपॉन एल। स्ट्रेन ऐसे ही नापते हैं हम लोग। अब हमें डेल्टा एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू में एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे एल आ जाएगा और नीचे वाई यंग मॉडुलस आ जाएगा। एफ अपॉन ए की वैल्यू अभी भी आपने ऊपर निकाली है, एल की वैल्यू आपके लिए 1 मीटर दे ही रखी है और यंग मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है। सारी वैल्यूज कुछ इस तरीके से रख दीजिए और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास वैल्यू 1.59 मिलीमीटर निकल के आएगी, यानी कि 1 मीटर का तो ये रॉड था ही, 100 किलो न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया तो इतना चेंज आया इसके अंदर। अब तीसरे में हमसे स्ट्रेन पूछ रहा है कि स्ट्रेन को भी कैलकुलेट करके बताओ। तो स्ट्रेन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल की वैल्यू अभी हमने निकाली है तो वो रख देंगे, लेकिन मीटर में रखेंगे, याद रखना। और अपॉन में एल की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इतना ही स्ट्रेन भी निकल के आया है। अब ध्यान दीजिए कि स्ट्रेन के पास अपनी कोई यूनिट नहीं है, यानी कि इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जो है स्ट्रेन बता रहे हैं कि पहले लंबाई ये थी और फोर्स लगाने के बाद इतना परसेंट बढ़ गई है। समझ रहे हैं आप लोग?
तो इसका मतलब जब आप इसको परसेंटेज में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करोगे, नीचे 1 से डिवाइड करने के बाद, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 0.16%, मतलब कि मेरे पास 1 मीटर की रॉड है, उस पर मैंने 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया ऊपर से, तो इसकी जो टोटल लेंथ है उसमें 0.16% का इजाफा हो गया, यानी कि वो 0.16% बढ़ गई। तो इतना फर्क लगा है। तो इसका मतलब इस मेटल को खींचना आसान नहीं है, इसको खींचने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ सकता है हमें। तो अब आपको समझ में आया कि आप लैंग्वेज कैसे समझेंगे। और एक बात याद रखना, डायग्राम ज़रूर बनाना है। डायग्राम बनाने से एग्जामिनर को लगता है कि हाँ, इसे समझ में आया है क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन को पढ़ा है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो।